हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और वेलकम करता हूँ आपका अपने प्यारे से चैनल डिवाइन गैलेक्सी क्लासेस में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनिट एंड मेजरमेंट लेक्चर 1। आज हम लोग इसके आगे का लेक्चर डिस्कस करेंगे, मगर इससे पहले हम लोगों ने क्या है कुछ चीज़ों को जाना था, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनकी कुछ यूनिट्स पढ़ी थी, उनके डायमेंशंस के सिंबल देखे थे। साथ ही साथ हम लोगों ने ये समझा था कि जो यूनिट एंड मेजरमेंट है उनके कुछ सिस्टम थे, जैसे कि एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। ओके, और साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था एसआई सिस्टम, उसके कुछ इंपॉर्टेंस भी देखे थे, या एक यूनिट हमारी कैसी होनी चाहिए, इन सब के बारे में भी बहुत सारी बातों को डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। ओके बेटा, देखिए एक एसआई सिस्टम से हमको क्या क्या फायदे हैं या इसके क्या एडवांटेज होते हैं। तो पहला एडवांटेज है कि ये हमारा एक मैट्रिक सिस्टम है। ओके, अब देखिए मैट्रिक सिस्टम क्या होता है। जैसे कि मैं बात करूं लेंथ की, जो एसआई यूनिट हम लोगों ने पढ़ी थी वो पढ़ी थी 1 मीटर। अगर मैं इसको छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर। अगर और छोटा, अगर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1000 मिलीमीटर। इसी तरह से अगर मीटर को मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ किलोमीटर। तो कहने का मतलब जब हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, जैसे मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहे हैं, तो हमको सिर्फ और सिर्फ 10 से या तो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है या फिर 10 से डिवाइड करना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब मेट्रिक सिस्टम ऐसा सिस्टम कहलाता है जिसमें क्वांटिटी में जो चेंजेस हो वो 10 से मल्टीप्लाई और डिवीजन में हो। तो ऐसा सिस्टम हमारा मेट्रिक सिस्टम कहलाता है और एसआई सिस्टम एक मेट्रिक सिस्टम है। ओके, दूसरा एडवांटेज जो है हमारा एसआई सिस्टम इज कोहेरेंट सिस्टम। अब आप कहेंगे कि ये कोहेरेंट सिस्टम क्या होता है। तो देखिए बहुत सिंपल है, समझाता हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कहूँ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे F = ma। 9 क्लास में पढ़ा है आपने। ओके, अब मैं आपसे कहूँ फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो आप कहेंगे न्यूटन। आपने न्यूटन पढ़ी है। तो एक न्यूटन फोर्स कितना बड़ा फोर्स है। कहने का मतलब कितने बड़े फोर्स को हमने एक न्यूटन फोर्स डिसाइड किया। मतलब अगर ये फोर्स 1 न्यूटन है या फिर ये फोर्स 1 न्यूटन है या उससे भी ज़्यादा लगा देता हूँ, मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो कितना ज़्यादा, इतना, इतना या उससे भी ज़्यादा, कितना फोर्स 1 न्यूटन फोर्स कहलाएगा। तो उसके लिए हमने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ले लें जिसका मास है बेटा 1 kg और उस पर इतना फोर्स लगाया जाए कि उसका एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, तो हम कहेंगे उस पर लगने वाला फोर्स 1 न्यूटन है। कहने का मतलब जब 1 kg के ऑब्जेक्ट पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने वाला फोर्स ही 1 न्यूटन फोर्स कहलाता है। तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, बहुत खूबसूरती के साथ आप देख सकते हैं कि मास है कितना 1 kg, एक्सीलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है 1 न्यूटन। कहने का मतलब ये क्वांटिटी भी 1 में है तो ये क्वांटिटी भी 1 में है। इसकी खूबसूरती ये है कि हमको कोई नंबर याद नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता कि 1 फुट कितना होता है, तो आप कहते 12 इंच। जानते हैं आप इस बात को, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मगर आपको फुट के लिए कितना नंबर याद करना पड़ रहा है 12। ओके, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। 1 kg
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 न्यूटन। इसी तरह से अगर मैं कह दूं आपसे कि 1 जूल वर्क कितना होता है, तो वर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अगर फोर्स 1 न्यूटन का हो, समझ रहे ना 1 न्यूटन कितना होता है, 1 न्यूटन का, और अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगा किसी बॉडी में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो उसके थ्रू होने वाला वर्क क्या कहलाएगा, 1 जूल कहलाएगा। ओके, ये बात समझ में आती है बेटा। तो ये खासियत है कोहेरेंट सिस्टम की, और एसआई सिस्टम एक कोहेरेंट सिस्टम है। ओके, तो ये एक एडवांटेज हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं और क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं कोहेरेंट सिस्टम के बारे में लिख लेता हूं। तो लिखेंगे इन दिस ऑल यूनिट्स आर इन दिस ऑल units are made by multiplication or division of single unit. No number are required to be remembered. ओके, बहुत सिस्टम है, बहुत सिंपल है। इन दिस ऑल यूनिट्स आर मेड बाय मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ सिंगल यूनिट। नो नंबर आर रिक्वायर्ड फॉर रिमेंबर्ड। बात समझ रहे हैं, रिक्वायर्ड टू बी रिमेंबर्ड। बहुत सिंपल, जिस तरह से मैंने बताया था कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर 1 जूल को आप 1 न्यूटन मीटर लिख सकते हो। ओके, तो ठीक है, एसआई सिस्टम एक मैट्रिक सिस्टम है और एक कोहेरेंट सिस्टम भी होता है। थर्ड कह रहा है रोटेशनल सिस्टम। रोटेशनल सिस्टम। अब आप कहोगे कि ये क्या होता है, तो बहुत सिंपल है, देखता हूं, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं मैं। 1 यूनिट फॉर 1 टाइप ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि मैं कहूं कि मान लीजिए वर्क यूनिट क्या है, जूल। देखिए, या कह लीजिए एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल हीट एनर्जी का एक फॉर्म है, लाइट भी एनर्जी का एक फॉर्म है, या फिर मान लीजिए किसी भी स्प्रिंग को हम दबाते हैं, या किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, या किसी बॉडी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। दोज आर द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, मगर जब मैकेनिकल वर्क होता है तो हम एनर्जी को जूल में मेजर करते हैं, जब हीट होती है तो कैलोरी में मेजर करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ओके, तो इस तरह से एनर्जी को हम लोग डिफरेंट फॉर्म में मेजर करते हैं। तो मगर कह रहा है कि हमने एसआई सिस्टम में जो उसकी बेस यूनिट बनाई है वो बनाई है जूल। ओके, तो एनर्जी की जो बेस यूनिट में एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या है, जूल। तो 1 यूनिट फॉर 1 टाइप ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है, एनर्जी, चाहे वो हीट हो, या फिर मैकेनिकल एनर्जी हो, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, या फिर केमिकल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, उसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, जूल। 1 यूनिट फॉर 1 टाइप क्वांटिटी। ओके, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज हो गए हमारे एसआई सिस्टम के। तो ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स। उसमें मैंने बताया था कि जो हमारी यूनिट्स हैं शुड नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए, और कह लीजिए इजीली प्रोड्यूस होनी चाहिए। इस तरह से ना बहुत बड़ी होनी चाहिए ना बहुत छोटी होनी चाहिए। तो जो हमने एसआई यूनिट्स बनाई तो उनकी कुछ फिक्स डेफिनेशंस, तो ठीक है, चलिए उसकी तरफ चलते हैं। तो अभी हम लोगों को क्या करना है बेटा, जो भी हमारी एसआई यूनिट लाइक मीटर है,
तो 1 मीटर कितना होता है, किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम हमने कितने बड़े मास को डिसाइड किया, 1 सेकेंड कितना फ्रैक्शन ऑफ टाइम है, या कह लीजिए 1 केल्विन क्या होता है, 1 कैंडेला क्या होता है, या फिर 1 मोल कितना होता है। तो बात करते हैं बेटा कि हमारी देखिए बेस क्वांटिटी क्या है, उससे पहले लेंथ। ओके तो लेंथ हमारी एक बेस क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी हो गई, और उसकी जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, जिसका सिंबल m होता है। अब क्वेश्चन ये है कि 1 मीटर कितना माना जाए, 1 मीटर इतना माना जाए, इतना माना जाए, इतना माना जाए, या फिर इतना माना जाए। बात समझ रहे ना, तो कितना माना जाए। तो देखिए बहुत सिंपल है, हमने कहा था कि हम जो भी अपने यूनिट मानेंगे उसकी डेफिनेशन ऐसी बनाएंगे कि जो टाइम के साथ चेंज ना हो, जो डिस्ट्रॉय ना हो। ओके तो इन सब चीज़ों के लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं जो हमारे नेचुरल फिनोमेना है, क्योंकि वो फिनोमेना कभी भी बदलते नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या था कि क्या किया गया था, हमने एक प्लेटिनम और इरिडियम की रॉड ले ली थी। प्लेटिनम और इरिडियम क्यों लिया, क्योंकि बेटा ये जो है बहुत ही नॉन रिएक्टेबल है, ये जल्दी कभी रिएक्ट नहीं करते। तो हमने क्या किया, एक रॉड ले ली प्लेटिनम और इरिडियम का एलॉय, ठीक है बेटा, तो एलॉय बना लिया। अब ये था कि ये रिएक्ट नहीं करता, और इसको हमने क्या किया, वैक्यूम में रख दिया, और इसके ऊपर 2 पॉइंट बना दिए, और हमने कह दिया आज से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, मेरी बात समझ रहे हैं ना, प्लेटिनम इरिडियम का एक एलॉय लेकर के एक रॉड बनाई, और रॉड बना करके उसके ऊपर 2 पॉइंट डिसाइड कर दिए, और हमने कहा कि आज से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 मीटर है। मगर क्या था, ये एक सैंपल बन गया, प्रोटोटाइप बन गया। मगर जब हमारे आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, तो देखा कि उसके बेसिस पर ये चीज़ें जो है फिक्स नहीं है। क्योंकि देखिए समझिए, अगर मैं एक बात करूं आपसे कि मान लीजिए एक स्प्रिंग है मेरे पास, ओके, और आप कहते हैं इस स्प्रिंग की लेंथ जो है वो 1 मीटर है, मगर अगर ये स्प्रिंग मोशन में आएगी तो क्या होगा, इसकी लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक उसी तरह से जो भी मटेरियल है, जो भी एलॉय है, उसके जो एटम होते हैं बेटा, समझ रहे हैं ना, तो वो भी एक स्प्रिंग की तरह काम करते हैं। अर्थ कैसी है बेटा, मोशन में है, तो जब अर्थ रोटेट करती है तो इसकी लेंथ भी क्या करती है, चेंज करती है। बहुत ज़्यादा नहीं, मगर टाइम टू टाइम क्या होता है, इसमें भी चेंजेस आते रहते हैं। या तो कह लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अर्थ पे चलिए, अर्थ का मोशन हर जगह सेम है लगभग, तो इसकी लेंथ कुछ रहेगी, बट अगर यही प्रोटोटाइप, यही लेंथ लेकर के, यही रॉड लेकर अगर मैं मून पे जाता हूँ या मार्स पे जाता हूँ और वहाँ से डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो वहाँ पर 1 मीटर कुछ और होगा और यहाँ पर 1 मीटर कुछ और होगा। तो मेरी बात समझ में आती है। तो कहने का मतलब ये हर जगह पर फिक्स नहीं है, तो हमको इसको चेंज करना पड़ा। हमने कहा देखिए 1 मीटर की डिफिनेशन जो है कुछ और बनाई है। बात समझ रहे हैं मेरी, क्योंकि मोशन के साथ साथ जो भी पॉइंट है, जो भी प्रोटोटाइप है, वो क्या करेंगे, चेंज हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने खूब सोचा, बहुत सोचा। उसके बाद हमने कहा जो स्पीड ऑफ लाइट है, देखिए आप क्लास 10 में पढ़ के आए होंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पर एक्चुअलिटी में ये जो होती है वो इतनी होती है, 299792458 मीटर इन 1 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसको जो है हम लोग लिख लेते हैं 2.99 × 10⁸, ओके, और 2.99 को हम लोग बोल देते हैं 3 × 10⁸। समझ रहे हैं, तो ये इतने मीटर पर सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं, बट एक्चुअल स्पीड क्या है, इतने मीटर पर सेकेंड। तो बहुत सिंपल है, देखिए लाइट जो है वो इतने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, किसमें बेटा, 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में इतने मीटर कवर करती है, तो 1 मीटर कवर करेगी, 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी 1/299792458 सेकेंड में। तो हम कह सकते हैं 1 सेकेंड के इतने फ्रैक्शन में जो लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मीटर। अब देखिए जो लाइट की स्पीड है वो मोशन के साथ या किसी भी, अगर वो कह लीजिए वो खुद एक स्पीड है, तो वो स्पीड के साथ चेंज नहीं होती।
अगर कोई सैंपल होता तो उस पर अर्थ का रोटेशन अलग है, अर्थ सर्कुलर मोशन में भी रोटेट कर रही है, एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है। अगर किसी दूसरे प्लेनेट पे जाओगे, मून पे जाओगे, समझ रहे हो बात को, मार्स पे जाओगे तो वहां पर क्या होंगे, मोशन अलग होंगे। तो यहाँ पर ये रॉड की लेंथ अलग है और वहां पे इस रॉड की लेंथ अलग होगी, मगर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हर जगह सेम होती है और वो कभी चेंज नहीं होती। तो हमने कह दिया 1 मीटर। देखिए बात को समझिए, द मीटर इज अ लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम। इस बात को भी याद रखिएगा, जब मीडियम बदल जाता है तो स्पीड ऑफ लाइट बदल जाती है। तो हम क्या कह रहे हैं, कह लीजिए इतने फ्रैक्शन ऑफ टाइम में लाइट वैक्यूम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे क्या कहा गया, 1 मीटर। तो ये बेटा एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होगी 1 मीटर की, थोड़ी सी टफ है मगर ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं सकते इसको। आप समझ सकते हैं कि द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ travel by light in vacuum during a time interval 1 upon something। ओके, तो इतने सेकंड में लाइट के थ्रू, या कह लीजिए 1 सेकंड के इतने फ्रैक्शन में लाइट के थ्रू जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है वो कितनी कहलाती है, 1 मीटर। और हमारे पास ऐसी डिवाइसेस हैं कि हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये बेटा डेफिनेशन बन गई 1 मीटर की, जो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि बेटा मास। मास एक और फिजिकल इफेक्ट था या फिजिकल क्वांटिटी थी जिसको, जो कि लेंथ से इंडिपेंडेंट थी। तो हमने इसको एक बेस क्वांटिटी बोला मास, और इसकी यूनिट बनाई हमने किलोग्राम, और इसका सिंबल होता है केजी। तो अब 1 केजी कितना है, तो ठीक है, इसकी डेफिनेशन को अभी तक हम लोग उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं जिस तरह से हमने लेंथ को एक्सप्लेन किया है। तो हमने भी क्या किया, इसके लिए प्रोटोटाइप ही डिजाइन किया है। हमने एक पत्थर का टुकड़ा ले लिया, या कह लीजिए प्लैटिनम और इरिडियम ही चूज किया हमने, और उसका एक सैंपल ले लिया और हमने कह दिया आज से इसका मास कैसा है, इसके मास को 1 केजी बोलेंगे। और उसके बेसिस पर हमने छोटे छोटे बांट बना लिए। ओके, तो वो सारे बांट कितने हो गए, 1 किलो के हो गए। जब उस 1 किलो के बांट का 5 गुना कर दिया तो 5 किलो हो गया। इसी तरह से 10 किलो हो गया, 100 किलो हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो द किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल ब्यूरो। ये जो सैंपल है, प्रोटोटाइप है, उसको हमने बना के कहाँ रखा है, एक ब्यूरो है हमारा फ्रांस में, वेट्स एंड मेजरमेंट का। ओके, तो वहां पर तो कह लीजिए प्लैटिनम और इरिडियम एलॉय का एक सैंपल 1 केजी का हमने बना करके वैक्यूम में ग्लास के अंदर पैक करके रख दिया। ओके, और हमने कह दिया इसका वेट कितना है, 1 केजी, और उसके बेसिस पर 1-1 किलो के बाट बना करके दुनिया भर में हम बना के भेज देते हैं। हर जगह उसका सैंपल है, उस पर गवर्नमेंट की मोहर लगती है कि इतना बड़ा बाट का टुकड़ा क्या कहलाएगा, 1 केजी कहलाएगा। जब उससे छोटा मेजरमेंट करना होता है तो हाफ केजी, उससे छोटा करना होता है तो 250 ग्राम्स। मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो 1 केजी इस तरह से हमने डिसाइड किया और उसको वहां पर स्टोर करके रख दिया। ओके, अब बात करते हैं टाइम। तो अगेन टाइम क्या है, एक ऐसी बेस क्वांटिटी थी या फिजिकल क्वांटिटी थी जो कि मास से या लेंथ से इंडिपेंडेंट थी। तो उसका नाम हमने रखा टाइम, और उसकी यूनिट क्या है, सेकंड। एसआई यूनिट क्या है, सेकंड। वैसे तो मिनट भी है, आवर भी है, डे भी है, वीक भी है, मगर एसआई यूनिट क्या है, सेकंड, और उसका सिंबल होता है एस। ओके, तो अब बात करते हैं कि 1 सेकंड कितना है। 1 सेकंड, तो अगेन हमने क्या किया, इसको भी लाइट से या स्पीड ऑफ लाइट या कह लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बेस पे ही एक्सप्लेन किया। देखिए सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है पर ठीक है, हम एक्सप्लेन कर लेंगे और आप लोग समझ जाएंगे। कह रहा है द सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ, ये कह लीजिए 9,192,631,770 period of radiation corresponding to the transition between the two hyperfine level of the ground state of cesium-133 एटम। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए आप पढ़ के आए हैं कि एटम क्या होता है। मान लीजिए ये एक एटम है और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे रोटेट कर रहा है। ओके, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। क्या किया आपने, इसको बाहर से एनर्जी दी और ये यहाँ से जंप कर गया और अपनी अगली सेल में पहुंच गया। मान लीजिए यहाँ पर इसकी एक अगली, ठीक है बेटा, ये मान लेते हैं इसकी अगली सेल है। तो ये जंप करके यहाँ पहुंच गया, पर ये यहाँ स्टेबल नहीं होता, वापस यहाँ आएगा और यहाँ रुक नहीं पाएगा और वापस नीचे चला जाएगा। उसके बाद फिर ये वापस यहाँ आएगा और यहाँ से फिर ऐसे करके, तो ये लाइक इस तरह से ऑक्सीलेट करते करते यहाँ जाता है। ठीक उसी तरह से मान लीजिए कि ये, अगर मैं कह दूँ एक पेंडुलम है और आपने इसको एनर्जी दी और आप इसको लेकर आ गए यहाँ पर,
और यहाँ पर आ गया, आपने इसको छोड़ दिया तो क्या करेगा, ये वापस यहाँ आएगा, पर क्या रुक पाता है, नहीं, ये चल करके वापस कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ओके। पर यहाँ पे रुकेगा, आंसर है नहीं, वापस जाएगा, पर यहाँ रुकेगा नहीं, वापस यहाँ चला जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा पर रुकेगा नहीं, इधर चला जाएगा, फिर यहाँ वापस जाएगा और रुकेगा नहीं, आगे चला जाएगा। तो कुल मिलाकर ये क्या करता है, ऑक्सीलेट करने लगता है। ठीक इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ तो क्या था कि ये न्यूक्लियस था, ये एक सेल थी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था और ये अनदर सेल थी। आपने इसको एनर्जी दी तो ये इसमें जाएगा, वापस आएगा और ऐसे करके ये ऑक्सीलेट करते करते फाइनली इस पे घूमने लगता है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीलेट करता है। तो जितने एक सेकेंड में ये जितने ऑक्सीलेशन करता है उसे कहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में जितने भी नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और जब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया था, इसकी अपनी सेल को बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, और जब ये यहाँ पहुंच जाता है इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो बेटा जब ये ग्राउंड से एक्साइटेड में गया था तो ये एनर्जी लेके गया था, और जब एक्साइटेड से वापस ग्राउंड में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है, आप सुनिएगा कि 1 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9,192,631,770 पीरियड ऑफ रेडिएशन। कहने का मतलब कि जब सीजियम 133 के एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से 2 हाइपर फाइन लेवल तक जाता है, तो इतने ऑक्सीलेशन जितने टाइम में कर लेता है उस टाइम को क्या बोलते हैं बेटा, 1 सेकेंड बोलते हैं। सोचिए बेटा कितनी अचंभे वाली बात है, आप समझ सकते हैं ना बेटा कि 133 एटम जो सीजियम का है उसका इलेक्ट्रॉन 2 हाइपरफाइन लेवल से ऑफ ग्राउंड स्टेट के 2 हाइपरफाइन लेवल पर 1 सेकेंड के अंदर इतने सारे ऑक्सीलेशन कर लेते हैं। और ये इसका नेचर है, जब भी ये इतने सारे ऑक्सीलेशन करेगा हम क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड हो गया। और इसको हम लोग मेजर कर लेते हैं, हमारे पास इसका सेंसर है। देखिए बहुत सिंपल है, आप समझ में आया होगा कि मान लीजिए सीजियम 133 एटम है और उसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट की 2 हाइपरफाइन लेवल में इतने ऑक्सीलेशन जितने टाइम में कर लेता है उस टाइम को क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड। तो सोच के देखो बेटा इस बात को कि 1 सेकेंड में उसका इलेक्ट्रॉन इतने सारे मतलब 9,192,631,770 ऑक्सीलेशन कर लेता है, और जिस इतने पीरियड ऑफ रेडिएशन corresponding to the transition between 2 hyperfine level। तो इतने ऑक्सीलेशन जितने टाइम में होते हैं उस टाइम को हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, 1 सेकेंड। ये इसका नेचर है और ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्या होता है। तो पहली बात तो टेम्परेचर एक अलग इफेक्ट था। तो देखिए आप टाइम का एहसास करेंगे तो कुछ अलग है, मास का एहसास करेंगे तो कुछ अलग है, लेंथ का एहसास करेंगे तो कुछ अलग है, और टेम्परेचर का किसी अगर गर्म और ठंडी चीज़ को आप छूते हैं तो जब टेम्परेचर का एहसास करेंगे तो वो एक अलग चीज़ है। ओके, तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्या है, तो ये एक बेस क्वांटिटी है और जिसकी यूनिट हमने बनाई केल्विन। ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन। देखिए वैसे बेटा आपने डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट भी सुना होगा, मगर ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन, जिसका सिंबल होता है के। अब देखिए 1 केल्विन हमने किसे माना, ओके। तो अब हम लोग 1 केल्विन को समझते हैं। 1 केल्विन को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ओके। देखिए क्या होता है, अगर मैं कहूँ वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सपोज दैट मान लो ये आपका एक कंटेनर था और इसमें वाटर फिल था और आपने इसका टेम्परेचर जो है कितना बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप जानते हो ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। इस टेम्परेचर पे वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा होता है और जो आइस फॉर्म होती है वो धीरे धीरे वाटर कन्वर्ट हो रही होती है। तो कहने का मतलब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। वाटर से आइस बन रही होती है और आइस से वाटर बन रहा होता है, और दोनों के बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम। समझ रहे हैं, अगर बर्फ होगी तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बनने लगेगी और वाटर होगा तो आइस बनने लगेगा। और ये सारी बातें होती है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब अगर मैं इसका प्रेशर डिक्रीज कर दूं, मेरी बात समझ रहे हैं ना बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए प्रेशर को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो।
तो इस कंडीशन में वाटर और आइस तो एग्जिस्ट कर रहे थे, साथ में वेपर भी एग्जिस्ट करने लगती है। मेरी बात समझ में आ गई बेटा आपको? देखिए बड़ा सोचने में बहुत अजीब लग रहा है, मगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर प्रेशर को डिक्रीज कर दिया जाता है तो उस वक्त उस जो वाटर है उसमें वाटर, आइस और वेपर तीनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, जिसे बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का ट्रिपल पॉइंट। अब देखिए क्या कह रहा है, द केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ 173.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो कहने का मतलब जो दुनिया का सबसे ठंडा टेम्परेचर है, देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और कह लीजिए हमारी दुनिया का जो सबसे ठंडा टेम्परेचर है उसको बोलते हैं बेटा हम लोग 0 केल्विन। और अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की ही बात की जाए तो इसको बोलते हैं 273 केल्विन, या कह लीजिए 273.16 केल्विन। ओके, तो देखिए सबसे ठंडे टेम्परेचर 0 केल्विन से ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर तक पहुंचने में जो टेम्परेचर लगता है वो कितना है, 273.16 केल्विन। अब क्या किया जाए, अगर मैं इस पूरे के 273.16 फ्रैक्शन कर दूं, ओके, मैंने इसको तोड़ता गया और मैंने इसके कितने टुकड़े कर दिए, 273.16 केल्विन। तो ये जो एक टुकड़ा हमको मिलेगा वो कितना होगा बेटा, 1 केल्विन होगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है बेटा, ये है 0 केल्विन और यहाँ तक बढ़ते गए ये है 273.16 केल्विन, ये है सबसे ठंडा टेम्परेचर और ये है हमारा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, तो ये टेम्परेचर 273.16 केल्विन है, ये 0 केल्विन है, हमने इसको 0 केल्विन माना, इसको 273.16 केल्विन माना और इसके क्या किए बेटा, इतने ही फ्रैक्शन कर दिया। तो एक फ्रैक्शन क्या कहलाएगा हमारा, 1 केल्विन कहलाएगा। तो ठीक है, क्या कह रहा है, द केल्विन इज अ फ्रैक्शन ऑफ कितना, 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.16 और उसके कितने टुकड़े कर दो बेटा, 273.16 ही फ्रैक्शन कर दो, तो एक फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, 1 केल्विन बन जाएगा। ओके, तो ये कुछ हमारी बेसिक यूनिट हो गई। कह लीजिए कि 1 मीटर कितना होता है, 1 केजी कितना होता है, 1 सेकंड कितना होता है और 1 केल्विन टेम्परेचर कितना टेम्परेचर होता है। अब बेटा हम लोग बात करते हैं आगे की यूनिट के लिए। ओके, अब देखिए अगर बात की जाए बेटा इलेक्ट्रिक करंट, जो कि है हमारी 5वीं बेस क्वांटिटी, तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट जिसकी यूनिट होती है एम्पियर, हमारे एक साइंटिस्ट थे एंड्रे मैरी एम्पियर, उनके नाम के रिस्पेक्ट में करंट की यूनिट क्या रखी गई थी, एम्पियर। अब देखिए एम्पियर की डेफिनेशन क्या है या 1 एम्पियर करंट किसे माना गया, देखिए इस तरह समझाता हूँ मैं। मान लीजिए ये एक वायर है और इसमें एक करंट जा रही है और इसको हमने फिक्स कर रखा है, इन्फिनाइट लेंथ का वायर है, बहुत लंबा है। इसी तरह से एक दूसरा वायर है पैरेलल, इसके पैरेलल, और इसमें भी उतना ही अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, कुछ करंट इसमें जा रही है और उतनी ही करंट मान लीजिए इसमें जा रही है, और दोनों ही कैसे हैं बेटा, इन्फिनाइट लेंथ के। अब क्या है बेटा, ये वाला वायर जो है हमने फिक्स कर रखा है, इस वायर की जो डिस्टेंस है दोनों वायर के बीच की, उसको हमने कितना माना है बेटा, 1 मीटर। और 1 मीटर आप समझते हैं ना कितना होता है, तो 2 वायर हैं इन्फिनाइट लेंथ के और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है और इनके बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर। अब देखिए जब आप क्लास 10th में होंगे तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, करंट मेक्स मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इस वायर में करंट जा रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वैसे ही इस वायर में करंट जा रही है तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो 2 मैग्नेटिक फील्ड जब आ जाएंगी तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी। अब क्योंकि ये वायर जो है फिक्स है तो ये तो मूव नहीं करेगा, बट ये वायर कैसा है, फ्री टू मूव, तो ये मूव करने लगता है। अब हमने क्या किया बेटा, इस वायर को यहाँ पर ऐसे बांध दिया, यहाँ पर एक पुली लगा दी और यहाँ पर एक वेट लगा दिया, जिस वेट की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का फोर्स लगता है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो अब क्या होगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इस वायर, इस करंट की मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये तो फिक्स है पर ये आसानी से रोटेट कर सकता है। अब अगर मैं इन दोनों की करंट को बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो ये वायर ऐसे आ जाएगा,
तो हमने कहा नहीं, करंट को कम करो क्योंकि ये तो इसको खींच ले रहा है। अब हमने करंट को, दोनों करंट को क्या किया, कम कर दिया। कम कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगी तो फोर्स कम बनेगा। जब फोर्स कम बनेगा तो इसके थ्रू इस पर फोर्स कम हो गया, मगर यार फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो ये वायर ऐसा जाएगा। तो हमने कहा नहीं, करंट को बढ़ाओ। करंट को बढ़ा के इतना रखो कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। बात समझ में आ रही है कि ये वायर ना तो इधर जाए ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स और ना तो इधर जाए ड्यू टू दिस वेट। ओके, तो हमने क्या कह दिया कि जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाए तो जितना अमाउंट ऑफ करंट इन वायर्स में फ्लो हो रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, 1 मीटर बोलेंगे। बहुत सिंपल है, मेरी बात को समझिए। हमारी लिमिट क्या थी कि इनफिनाइट लेंथ के वायर हैं, उनके बीच की डिस्टेंस हमने क्या रखी, 1 मीटर। हमने इसमें कुछ करंट को फ्लो कराया और हमने कहा करंट इतनी होनी चाहिए जो इतने फोर्स को बैलेंस कर दे। समझिएगा, द एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट which if maintained in two parallel conductor of infinite length, कैसे कंडक्टर होने चाहिए, इनफिनाइट लेंथ के, of negligible सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इनका क्रॉस सेक्शन कैसा माना है हमने, नेग्लिजिबल मतलब बहुत पतले, एंड प्लेसेस 1 मीटर अपार्ट, एक दूसरे से कितना दूर, 1 मीटर, वो भी किसमें, वैक्यूम में होने चाहिए, कोई मीडियम नहीं होना चाहिए। वुड प्रोड्यूस बिटवीन दीज कंडक्टर अ फोर्स इक्वल टू दिस। कैसे पता चलेगा इतना फोर्स लगाएंगे, तो हमने अपोजिट में उतना फोर्स लगा के इसको बैलेंस कर दिया। अब क्या कह रहा है, इतना फोर्स न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर लेंथ पर इतना फोर्स लग रहा है। तो 1 एम्पियर करंट वो करंट हो गई जो 1 मीटर डिस्टेंस पे प्लेस 2 वायर के बीच में इतने न्यूटन पर मीटर का फोर्स को बैलेंस कर देते हैं। तो ये एक डेफिनेशन बनी हमारी किसकी बेटा, 1 एम्पियर करंट की। ओके, तो ये छोटी सी डेफिनेशन होगी 1 एम्पियर की। आई होप सो आप लोगों को समझ में आई होगी। अब बात करते हैं, एक अगला इफेक्ट था हमारा लुमिनस इंटेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस के चमकने की ताकत। ओके, तो क्योंकि ये जो है करंट, इलेक्ट्रिक करंट से या मीटर्स लेंथ से या फिर मास से इंडिपेंडेंट था, तो हमने कहा ये एक अलग इफेक्ट है जिसका नाम हमने रखा लुमिनस इंटेंसिटी। इसकी यूनिट है कैंडेला और सिंबल है CD। तो देखिए, लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट 1 कैंडेला। तो एक कैंडेला किसे कहते हैं, तो कह रहा है इट इज अ इंटेंसिटी ऑफ गिवन सोर्स। मान लीजिए कोई सोर्स है, तो हमने कैसा सोर्स लिया है, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 इंटू 10 टू द पावर -12 हर्ट्ज। देखिए मेरी बात को समझिए, अभी हमने आपको बताया था कि जो लाइट है उसमें होता क्या है कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीलेट करते हैं तो वो एक रेंज क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी और वो फ्रीक्वेंसी हमारी आंखों पे आकर के सेंसेशन देती है और हमको लाइट दिखती है। देखिए लाइट में कुछ नहीं होता, जैसे कि बल्ब है तो आपने क्या किया, स्विच ऑन किया तो आपकी इलेक्ट्रिक करंट गई और उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेट हुए तो उसमें से एक रेडिएशन इमिट हुआ और वो आकर के हमारी आई पर सेंसेशन देता है, तो हमको वो दिखाई देता है। अब डिफरेंट कलर, अगर फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, ऑक्सीलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, और फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी तो उसका कलर भी बदल जाएगा। इस बात को आप लोग क्लास 10 में पढ़ के आए होंगे। तो ठीक है, तो डिफरेंट कलर की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है 540 इंटू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज, ये होती है येलो कलर की। अब मैं कह दूं अगर 541 हो जाएगा, 542 हो जाएगा तो वो भी येलो होगा, इसीलिए येलो के बहुत सारे फेड हो सकते हैं। येलो भी कई कलर का हो सकता है, लाइट येलो, डार्क येलो। बात समझ में आ रही है। तो 540 इंटू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज, तो इतनी फ्रीक्वेंसी, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इस फ्रीक्वेंसी का, एंड इमिट्स एनर्जी 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। कहने का मतलब इस तरह समझिए इस बात को, मान लीजिए एक सोर्स है लाइट का जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 540 इंटू 10 टू दी पावर 12 हर्ट्ज। ओके, तो इस फ्रीक्वेंसी का सोर्स है और ये क्या कर रहा है, लाइट इमिट कर रहा है। और हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल है, इसको हमने बोल दिया बेटा कितना, 1 स्टेरेडियन। आप जानते हैं 1 स्टेरेडियन, आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया है। तो 1 स्टेरेडियन, तो अगर इस फ्रीक्वेंसी की लाइट 1 स्टेरेडियन के सॉलिड एंगल से अगर इतनी पावर इमिट करे, कितनी बेटा, 1/683 वाट। समझ रहे ना बेटा, इतने वाट
पर स्टेरेडियन। तो हम कहेंगे पक्का ना पक्का ये जो सोर्स है उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितनी है बेटा, 1 कैंडेला है। ओके, तो 1 कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी इस फ्रीक्वेंसी वाले सोर्स अगर 1 स्टेरेडियन के सॉलिड एंगल से इतनी पावर को इमिट करता है तो हम कहेंगे उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी 1 कैंडेला है। तो आई होप सो आपको 1 कैंडेला समझ में आया होगा। अब देखिए बेटा हमारी लास्ट यूनिट बची है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कह लीजिए ये हमारी एक लास्ट बेस क्वांटिटी है और इसकी यूनिट जो है वो है क्या, मोल। ओके, तो 1 मोल कितना होता है हमको ये डिसाइड करना था। तो बहुत सिंपल है, क्या किया गया, कहा गया बेटा कि हमारे पास कह लीजिए एक कार्बन 12 एटम। देखिए कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, तो मैं बात करूँ इससे कार्बन 13 भी होता है आइसोटोप्स। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो अभी सिंपल याद रखिए कार्बन के कई सारे आइसोटोप्स होते हैं, मगर मैं बात कर रहा हूँ कार्बन 12 की। अगर कार्बन 12 एटम के अगर बेटा हम लोग इतने ग्राम ले लें, बेसिकली ये क्या है 12 ग्राम है, या फिर किलोग्राम में बात करेंगे तो 0 पॉइंट, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 0.012 किलोग्राम, या कितना हो जाएगा बेटा ये 12 ग्राम। तो कार्बन 12 एटम के अगर हम इतने किलोग्राम ले लेते हैं तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम होंगे वो क्या कहलाते हैं बेटा, हमारे 1 मोल कहलाते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, कह लीजिए 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 जो एटम था, ठीक है, उसके हमने क्या लिए, कार्बन 12 के 12 ग्राम लिए, और 12 ग्राम में जितने भी नंबर ऑफ एटम आते हैं वो क्या कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। और बेसिकली ये कितना होता है, ये एक नंबर है और इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एंटिटीज। देखिए ये एक नंबर है, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ 1 डजन तो इसका मतलब होता है 12। अगर मैं कहूँ 1 डजन बनाना तो आप कहेंगे 12 के लिए, मैं कहूँगा 1 डजन बॉल, आप कहेंगे 12 बॉल। इसी तरह से मैं बात करूँ 1 मोल एटम, तो इतने एटम 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। समझ रहे हैं ना बेटा, ये बहुत लार्ज नंबर है। अगर मैं बात करूँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन तो इतने इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूँ 1 मोल हाइड्रोजन एटम तो इतने सारे एटम। अगर मैं बात करूँ 1 मोल क्लोरीन गैस तो इतने मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस। ओके, तो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एंटिटीज, जो भी 1 मोल होगा वो इतने हो जाएंगे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अवागाद्रो नंबर। ओके, तो ठीक है, ये हमारी 7 बेसिक क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी, उन सबकी डेफिनेशंस हम लोगों ने देखी, सभी यूनिट्स की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की तरफ। तो अब बच्चों हम लोग बात करेंगे सम प्रैक्टिकल यूनिट्स की। तो ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार देख लीजिए। ठीक है, ओके, तो मैं इसको रब करता हूँ और अब हम लोग बात करने वाले हैं बेटा किसकी, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स। देखिए प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होती हैं, ऐसी यूनिट्स जो हम लोग अपनी कह लीजिए डेली लाइफ में या प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकल यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहो कि 1 मीटर, तो ऐसा नहीं है कि हम हर जगह पर डिस्टेंस को मीटर में ही मेज़र करें। कभी कभी पर हम डिस्टेंस को जो है, जैसे बहुत बड़ी डिस्टेंस है तो हम लोग उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर लाइट ईयर में मेज़र करते हैं। अगर मैं बात करूँ मास की, तो हर जगह पर ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को आपको वेट करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको केजी में मेज़र करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपको किसी ट्रक का वेट करना है तो आप कितना करेंगे, तो आप उसको ये थोड़ी ना बोलेंगे ये ट्रक जो है ये 12,000 किलो का है या 18,000 किलो का है, समझ रहे। या किसी लोडेड ट्रक है तो आप ये नहीं बोलेंगे कि ये 32,000 किलो का है या 32,212 है। कहने का मतलब उस कंडीशन में हम लोग बात कर लेते हैं टन की। ओके, जैसे कि मान लीजिए पूरे ट्रक का लोड है, तो हमने डिसाइड कर लिया, हमने क्या किया, जब हमारा वेट बढ़ते बढ़ते 1000 kg हो जाएगा तो हम उसको बोल देंगे 1 टन। तो एक यूनिट हो गई, ये हमने डिसाइड कर लिया। अब जो भी कोई क्वांटिटी हमारी बढ़ती थी, मान लो अगर 2000 किलो है तो हम लोग उसको 2 टन बोल देंगे, 10,000 किलो है तो हम लोग बोल देंगे कि हमारा जो वेट है वो कितना है, 10 टन है, और हम लोग उसी के स्टैंडर्ड बना के चलते हैं।
मान लो जैसे कि आप कहीं अनाज खरीदने गए और आपने पूछा कि भाई इसका रेट क्या है, तो उसने कहा 15 रुपए किलो। अब आपने पूछा कि ये कितना है, तो उसने कहा 120 किलो। तो आप क्या कहेंगे कि लाइक 15 और इंटू 120, तब आप जाके उसका रेट निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ कंफ्यूजन होगी। तो हमने क्या किया, इस कंडीशन में भी स्टैंडर्ड बना दिया। हमने कहा कि जो बोरा है उसमें या जो बैग है उसमें जो हम अनाज फिल करेंगे वो हम लोग करेंगे 100 किलो, और उस 100 केजी को हम लोग बोल देंगे 1 क्विंटल। बात समझ में आ रही है। और हमने डिसाइड कर दिया कि अब जो बैग है उसमें हम लोग 1 क्विंटल सामान ही भरेंगे, और उसका रेट भी हमने फिक्स कर दिया कि मान लो ये जो बैग है वो 600 रुपए का है। अब आपसे किसी ने पूछा कि ये कितने का है, तो आपने कहा कि भाई ये जो है 600 रुपए क्विंटल है। दूसरी जगह गए, उसने कहा 650 रुपए क्विंटल है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कौन सी चीज़ महंगी है, कौन सी चीज़ सस्ती है। ओके, तो इसी तरह से ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट है। जब 1000 केजी जाता है तो हम लोग उसको 1 टन बोल देते हैं, या फिर कह लीजिए जब 100 केजी हो जाता है, कितना बेटा 100 केजी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 क्विंटल बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी कह लीजिए हमारी यूनिट होती है। तो हम लोग हेड डालेंगे अब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में। तो ठीक है बेटा, देखते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। ओके, तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ जैसे कि बड़ी लेंथ के लिए। तो लेंथ के लिए प्रैक्टिकल यूनिट की बात की जाए तो जैसे कि हमारी होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। तो 1 AU या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? तो ये जो है इसके बारे में बोलूंगा तो हम कहेंगे द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। अर्थ और सन के बीच की मीन डिस्टेंस। अब मीन डिस्टेंस क्यों, पहले इस बात को समझिए। आप लोग जानते हैं बेटा, जो अर्थ है वो सन के अराउंड रोटेट करती है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा सन है और अर्थ जो है हमारी सर्कुलर पाथ पर रोटेट नहीं करती है, कह लीजिए कुछ इस तरह से रोटेट करती है। तो मान लीजिए ये सन है और ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ इस पॉइंट पर ऐसे रोटेट करती है। तो अगर बात की जाए तो इसकी एक्सिस हर जगह बराबर नहीं होती। एक एक्सिस जो है वो बड़ी होती है, एक एक्सिस जो है छोटी होती है। देखिए बेटा, कभी सन से अर्थ की डिस्टेंस ये है, तो जब अर्थ रोटेट करके यहाँ पहुँच जाएगी या यहाँ आ जाएगी तो डिस्टेंस ये हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो हमने क्या किया, अर्थ और सन के बीच की मीन डिस्टेंस जो भी है उसको हमने क्या बोल दिया, 1 AU बोल दिया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल दिया। और ये होता कितना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 AU जो हमने कैलकुलेट किया है वो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, तो आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 AU या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। पर एक्चुअलिटी में मैं बोलूँ तो ये इतना नहीं होता, ये होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, जिसको हम लोग रफली कह लीजिए 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर कहते हैं। ओके, तो ये हो गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब देखिए, आपको कोई बड़ी डिस्टेंस मेजर करनी है, तो सन से अर्थ के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो आप उसको मीटर में तो मेजर करेंगे नहीं। तो जब बड़ी डिस्टेंस को हमको मेजर करना होता है तो हम लोग बेटा उसको AU में मेजर करते हैं। इसके अलावा एक और प्रैक्टिकल यूनिट है जिसे हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। तो अगर कहा जाए कि 1 लाइट ईयर कितना होता है, ओके, तो इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट के थ्रू 1 साल में चली गई दूरी क्या कहलाती है, लाइट ईयर। अब मेरी बात को समझिएगा, ईयर इज अ यूनिट ऑफ टाइम बट लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, तो एक लाइट ईयर कितनी बड़ी दूरी है, लाइट ईयर इज लेंथ which is
which is traveled by light in 1 year। तो इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है, हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस का बन जाएगा इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब सिंपली देखिए, स्पीड ऑफ लाइट की बात करेंगे तो कितना लिखेंगे, तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना चलती है, तो 1 साल में कितना चलेगी, तो जितने भी सेकेंड होते हैं तो 365 डे, 24 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। जब बेटा इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इतने मीटर पर सेकेंड को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 लाइट ईयर आ जाएगा। तो ये 1 लाइट ईयर। तो फाइनली ये वैल्यू बनती है हमारी 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, जिसको बेटा हम लोग 10⁻16 मीटर भी कहते हैं। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि 1 AU कितना होता है। ये देखिए 10⁻11 मीटर के ऑर्डर में है और ये 10⁻16 या कह लीजिए 15 मीटर के ऑर्डर में। तो आपको समझ में आया होगा कि 1 AU से जो 1 लाइट ईयर है वो क्या होता है, बड़ा होता है। अब एक और यूनिट है हमारी जिसका नाम है पार्सेक। देखिए थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें कि 1 पार्सेक कितना होता है। तो सबसे पहले तो मैं इसको रब करता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे 1 पार्सेक कितना होता है। तो ठीक है, हम लोगों ने पता किया क्या बेटा कि 1 AU जो है, पहले मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, कितना निकाला था बेटा, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, और 1 लाइट ईयर जो हमने कैलकुलेट किया था वो आया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब बात करते हैं बेटा 1 पार्सेक कितना होता है। ओके, तो समझते हैं बेटा। तो यहाँ लिखते हैं 1 पार्सेक, 1 पार्सेक radius of circle at the center of which an arc of the circle 1 astronomical unit long, 1 AU long, subtend an angle of 1 second. देखिए समझिए, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँ आपसे कि एंगल क्या होता है, तो मैंने कहा था 2 साइड्स का स्लोप। मान लीजिए 2 साइड है तो इनके बीच का जो ये झुकाव है, ये इसे बेटा हम लोग क्या बोलते थे, एंगल। ओके, अगर मैं इसे थीटा से रिप्रेजेंट करूँ और मैं कह दूँ ये इसकी आर्क है, तो ये पॉइंट O है, मान लो ये पॉइंट A है, इस पॉइंट को मैं C बोल देता हूँ, तो हम कहेंगे एंगल थीटा इक्वल टू आर्क AC अपॉन रेडियस OA। ओके, आर्क अपॉन रेडियस। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 पार्सेक इज अ रेडियस ऑफ सर्किल। देखिए ये कंप्लीट सर्किल बनाता है ना, तो उस सर्किल की रेडियस है जो कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क के थ्रू 1 सेकेंड का
एंगल सब्सटेंड करे। देखिए बात को समझिए, अगर मैं कहूँ ये जो एंगल थीटा सब्सटेंड किया है तो वो AC आर्क ने सब्सटेंड किया है, तो मैं कहूँगा AC आर्क सब्सटेंड एंगल थीटा एट पॉइंट O। अब ये कितना है, अब पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि 1 सेकेंड कितना होता है। तो सपोज दैट मान लीजिए ये एक साइड है और ये एक साइड है और इनके बीच का एंगल जो है बेटा वो 1 डिग्री है। 1 डिग्री आप समझते हैं, ओके। तो ये एक आर्क है। अब अगर मैं इसको आगे बढ़ाता जाऊँ, ऐसे करके आपने इसको आगे बढ़ाया तो ये डिस्टेंस बड़ी होगी, ओके। अब आप क्या कीजिए, इसके इक्वल 60 पार्ट कर दीजिए। कितने पार्ट कर दीजिए बेटा, इक्वल आपने 60 पार्ट कर दिया। 60 पार्ट कर दिए और ये वाला पार्ट जो है मान लीजिए इससे इसको मिला दिया। बात समझ में आई होगी। तो ये जो एंगल था पूरा ये 1 डिग्री था और ये जो एंगल होगा उसको मैं बोलूंगा 1 मिनट, ओके। तो 1 डिग्री का जो 60 फ्रैक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, 1 मिनट। अब क्या कीजिए, इसको फिर से आगे बढ़ाइए ऐसे करके, समझिएगा मेरी बात को। और ये ऐसे करके इतना बड़ा हो गया, इसके फिर से इक्वल 60 पार्ट कर दीजिए और इसको वापस ले जा करके यहाँ पर ऐसे यहाँ मिला दीजिए। अब जो ये एक फ्रैक्शन आपको मिला, मेरी बात समझ रहे हैं ना, आपने क्या किया, 1 मिनट जो था उसके भी इक्वल 60 फ्रैक्शन किए और जो आपको एक एंगल इसी पॉइंट पर जा करके जो सब्सटेंड करेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, 1 सेकेंड। तो कह लीजिए कि जब 1 डिग्री एंगल आप जानते हैं कितना छोटा होता है, उसके जब आप 60 फ्रैक्शन करते हैं तो एक फ्रैक्शन क्या कहलाता है, वो 1 मिनट। और उस 1 मिनट एंगल के आप अगेन 60 फ्रैक्शन करते हैं तो क्या कहलाता है, 1 सेकेंड। तो आपको समझ में आया ना 1 सेकेंड एंगल कितना छोटा एंगल है। अब जरा सोचिए इस तरह से कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं इस आर्क को कितना ले लूं, 1 AU ले लेता हूं, ओके। और इसको अगर 1 AU आप समझ सकते हैं ना बेटा, कितनी बड़ी डिस्टेंस थी, इतनी बड़ी डिस्टेंस है। तो इतनी बड़ी मैंने आर्क ले ली। अब इतनी बड़ी आर्क से मैं इसको ऐसे बढ़ाता गया, ओके। अब खुद सोचिए, अगर मैं इसको यहाँ मिला दूंगा तो ये एंगल थीटा कुछ बड़ा बनेगा। अगर मैं इसको और दूर ले जाऊं और यहाँ मिला दूं तो ये एंगल थीटा इस वाले से छोटा होगा, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो हियर थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। अब अगर मैं इसको और दूर ले जाऊं और इसको यहाँ से ले जा करके यहाँ मिलाता हूँ और दिस एंगल इज थीटा 3, तो मैं कहूँगा थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 एंड थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 3। बात समझ में आ रही है। तो अब क्या किया जाए कि अगर इसी तरीके से एंगल को दूर ले जाते जाएंगे तो छोटा होता जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आई, मानिए फिर से कि ये जो आर्क थी वो थी 1 AU, ओके। और इसको इतना दूर ले गए कि दिस एंगल इज कितना बेटा, 1 सेकेंड, ओके। तो 1 सेकेंड का एंगल, ठीक है, जब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के थ्रू सब्सटेंड किया जाए, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था आर्क AC सब्सटेंड एंगल थीटा। तो आर्क AC जो है उसकी जगह पे अब हमारी आर्क कितनी बड़ी होगी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होगी। बात समझ में आती है। और वो जो है किसी पॉइंट पर 1 सेकेंड का एंगल बनाती है। जब ऐसा कर देगी तो दिस रेडियस, द रेडियस ऑफ सर्किल, दिस रेडियस इज कॉल्ड 1 पार्सेक। बहुत सिंपल है बेटा। जब 1 एस्ट्रोनॉमिकल आर्क से 2 लाइन को लेकर आइए और जब वो एक एंगल बनाती हैं जो कि 1 सेकेंड का है, तो ये रेडियस की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, 1 पार्सेक कहलाएगी, ओके। तो 1 पार्सेक हम लोग निकाल सकते हैं और ये 1 पार्सेक की वैल्यू जो आती है वो आती है 3.1 × 10⁻16 मीटर, ओके। तो आप देख सकते हैं 1 AU एक बड़ी डिस्टेंस है, मगर 1 लाइट ईयर उससे भी बड़ी होती है और 1 पार्सेक जो है देखिए 15 10⁻16, तो 1 पार्सेक 1 लाइट ईयर से भी ज़्यादा बड़ा होता है। तो जब हमको 2 स्टार्स की डिस्टेंस मेजर करनी होती है तो हम पार्सेक में मेजर करते हैं, ओके। और जब हमको मान लो जैसे कि किसी अर्थ से सन की डिस्टेंस, सिंपल मैंने बोल दिया था कितनी थी कि 1
AU, मीन डिस्टेंस क्या थी 1 AU। तो इस तरह की जो छोटी डिस्टेंस हैं उनको हम लोग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मेजर करते हैं। उससे बड़ी डिस्टेंस को लाइट ईयर में और उससे भी बड़ी डिस्टेंस को पार्सेक में। ओके, अब इनके कुछ रिलेशन है, जैसे कि 1 पार्सेक जो होता है ये होता है 3.26 लाइट ईयर, और 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 6.3 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, तो इस बात को आप लोग याद रखिए, 1 AU इतना होता है, 1 लाइट ईयर इतना होता है, 1 पार्सेक इतना होता है, और 1 पार्सेक 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, और 1 लाइट ईयर 6.3 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ छोटी यूनिट की। ओके, तो ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ, ये डेटा आप लोग याद रखिएगा, 1 पार्सेक की डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ कुछ छोटी यूनिट की। देखिए अब क्या है, जैसे कि मैं बात करूँ मीटर, तो आप लोग जानते हैं कि 1 मीटर कितना होता है। अब कुछ इससे बड़ी यूनिट जो है, अगर मैं इस तरह से लिख देता हूँ, अगर मैं कहूँगा 10⁻³ मीटर, तो ये होता है बेटा 1 किलोमीटर। ओके, अगर मैं कह दूँ 10⁻6 मीटर, तो ये होता है 1 मेगा मीटर। ओके, मतलब 3 को किलो बोलते हैं और 6 को मेगा बोलते हैं। इसी तरह से छोटी क्वांटिटी की तरफ चलेंगे, तो अगर मैं कह दूं 10⁻³ मीटर, या इस तरह से 10⁻² मीटर, तो ये कहलाता है बेटा हमारा 1 सेंटीमीटर। अगर 10⁻³ मीटर, ये कहलाता है हमारा 1 मिलीमीटर। अगर 10⁻⁻6 मीटर है, तो और छोटी डिस्टेंस 10⁻⁻6 को हम लोग बोलते हैं बेटा 1 माइक्रोमीटर। ठीक है ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोन। ओके, बात समझ में आई होगी। तो इस तरह से लिखते हैं 1 माइक्रोमीटर। 10⁻⁹ है मीटर है, तो इसको बोलते हैं 1 नैनोमीटर। 10⁻⁻12 है, तो इसको बोलते हैं 1 पिकोमीटर। और 10⁻⁻15 है, तो इसको बोलते हैं 1 फर्मीमीटर। ओके, या 1 फर्मी। तो देखिए, जैसे कि अगर बात की जाए हमारे एटम का साइज, जैसे कि नैनो में चलता है, जो एटम के साइज होते हैं, ये इसके अलावा एक यूनिट और है 10⁻⁻10 मीटर, इसको बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। और इस तरह से लिखते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, एंगस्ट्रॉम। ओके, 1 एंगस्ट्रॉम। तो 10⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम। तो जैसे कि हमारे एटम के साइज हैं वो इस ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे न्यूक्लियस का साइज होता है वो इस ऑर्डर में होता है, 10⁻15 के ऑर्डर में। ओके, तो -2 मीटर सेंटीमीटर, -3 मिलीमीटर, उससे छोटी है -6 तो माइक्रोमीटर, -9 तो नैनोमीटर, -12 तो पिकोमीटर, और -15 तो फर्मी या फर्मीमीटर। और 10⁻10 मीटर को 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। ओके, तो ठीक है बेटा, आज मैं अपने लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आई होप सो आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आपको इस लेक्चर के, इस टॉपिक के प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, और जो पिछले लेक्चर है उसके भी प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।